हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू सीएनसी ऑपरेटर, सेटर और इंजीनियर के लिए। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं सीएनसी ऑपरेटर के लिए, सेटर के लिए, इंजीनियर के लिए। तो आपको कुछ क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन आप समझाने जा रहा हूँ। 12-13 क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आपको बात करी जाती है। तो अगर उसके बारे में हमें ना पता हो तो हमें रिजेक्ट कर लिया जाता है, अनक्वालिफाइड कर दिया जाता है। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे से पुट किए जाते हैं। तो जैसे आप सीएनसी ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं, सेटर के लिए, इंजीनियर के लिए, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। इंजीनियर के लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो शिफ्ट हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लिए पूछे जाएंगे, उसको मैन पावर्स के लिए पूछे जाएंगे। वैसे बेसिकली सबके लिए सेम से क्वेश्चन पुट होते हैं। सीएनसी ऑपरेटर के लिए कुछ कम डिफिकल्ट, सेटर के लिए उससे थोड़ा और डिफिकल्ट, और इंजीनियर के लिए थोड़ा और ज़्यादा डीपली में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वैसे सारों का बेसिक तो सीएनसी है ना। ठीक है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन पुट होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताओ। ठीक है, तो आप अपने बारे में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा स्पीच देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली अपना नेम्स, एड्रेस, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, ठीक है, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। माय नेम ऋषभ गुप्ता, आई एम फ्रॉम सहारनपुर बट रेजिडिंग इन गुड़गांव मानेसर, ऐसे बोल सकते हो। मतलब आपको नाम और एड्रेस में, जैसे आपको आप कहाँ से रहने वाले हो, परमानेंट, और आप अभी फिलहाल करंट में कहाँ पर रह रहे हो, रेजिडिंग आपकी कहाँ पर है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि मैं फिलहाल मानेसर में जॉब कर रहा हूँ। एजुकेशन के बारे में, आई हैव कंप्लीटेड बीटेक एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल फ्रॉम, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी आप उसके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा कर सकते हो। आप उसमें परसेंटेज शो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, कोई मैटर नहीं करता। तो आप उसके बाद एक्सपीरियंस को शो करोगे आप। आई हैव 7 ईयर एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल सीएनसी वीएमसी मशीन्स एंड मैनुअल्स मशीन, जिसके बारे में भी आपको कितने साल हो गया आपको, 2 ईयर 3 ईयर, जो भी आपको ईयर्स हुए हैं, तो आप बोल सकते हो आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सीएनसी। अगर वीएमसी की भी नॉलेज है तो भी इन वीएमसी मशीन, जो भी मशीन की नॉलेज है, और आप उसमें चर्चा कर सकते हो। एंड मैनुअल्स मशीन, अगर मैनुअल्स मशीन भी आपने करी है तो आप उसमें लिख सकते हैं एंड मैनुअल्स मशीन। ठीक है, तो ओनली आपको बेसिकली 4 टॉपिक ही बताने हैं इसमें। आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, जो भी है आपके बारे में कुछ है, ये 4 टॉपिक बताओ। सेकंड पॉइंट आता है हमारा रीजन ऑफ लिविंग, कंपनी छोड़ने का कारण। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कंपनी को क्यों छोड़ना चाह रहे हो। तो इसमें काफ़ी लड़के क्या करते हैं, काफ़ी बैड एक्सपीरियंस जो उनके हो जाते हैं, तो वे बोल देते हैं कि मैं कंपनी को, मतलब उनका ख़राब फीडबैक देते हैं कंपनी का। तो वो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा गलत है। वे सोचेंगे इंटरव्यू वाला कि अगर ये दूसरी कंपनी के बारे में गलत बोल सकते हैं, तो हमारी कंपनी के बारे में भी वो गलत बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं देना अपनी कंपनी के बारे में। आपको अच्छा फीडबैक देना है कि न्यू अपॉर्चुनिटी, कि मैं नई अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपकी कंपनी में आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो आप बोल सकते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी एंड न्यू लर्निंग स्किल्स। ठीक है, आप मैं नया कुछ सीखने के लिए नया सीखना चाहता हूँ। तो इसमें आपकी एक इमेज, आपकी वेरी गुड इमेज बनेगी कि आप मतलब नई अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि अगर आप ऑपरेटर हो तो सीनियर ऑपरेटर के लिए, सेक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए जा रहे हो, तो आपकी इमेज उसमें बढ़ जाती है। और न्यू लर्निंग स्किल्स, न्यू लर्निंग स्किल्स मतलब आप कुछ नया सीखना चाह रहे हो, तो कंपनी को लगेगा कि हाँ मतलब ये लड़का बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है और ये मतलब नया कुछ सीखना चाहता है और इसमें सीखने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो आपको आपको अच्छा फीडबैक देगी उसके बारे में। थर्ड पॉइंट पे आता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कंपनी में क्या क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जो अगर आप ऑपरेटर हो, सेटर हो या एक सुपरवाइजर, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी कि मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% टारगेट अचीव, कंपनी हाँ भाई ये मतलब टारगेट के बारे में काफ़ी कुछ सोचता है, ये अचीव करने के लिए काफ़ी कुछ सोचता है, तो उसके बारे में वो काफ़ी अच्छा फीडबैक देगा। रिजेक्शन कंट्रोल, ठीक है, कंपनी चाहती है कि हम रिजेक्शन कंट्रोल हो।
100% इंस्पेक्शन एंड 5S मेंटेन। तो ये चारों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके बारे में आप बोल सकते हो कि मैं 5S मेंटेन का टारगेट अचीव करना चाहता हूँ, रिजेक्शन कंट्रोल करना चाहता, रिजेक्शन कंट्रोल करते हैं हम 100% इंस्पेक्शन और 5S मेंटेन। तो चैट में भी यही बोल सकते हैं कि मतलब ये हम करते हैं। तो और ये चैट और सुपरवाइजर ये चीज़ बोल सकते हैं, मैन पावर हैंडलिंग करते हैं हम, रिजेक्शन कंट्रोल, रिजेक्शन एनालिसिस करते हैं, रिजेक्शन का क्या क्या रीज़न हुए हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो जो भी सभी के टूल हैं वो देखते हैं उसमें क्या क्या रिजेक्शन एनालिसिस करते हैं, रिजेक्शन में क्या क्या मेल्स कारण हुए इसके, उसमें एनालिसिस 5S मेंटेन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स वर्क, डॉक्यूमेंट्स जो भी मतलब कंपनी के PPM हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी कंपनी डॉक्यूमेंट्स आपको फुलफिल करने के लिए दे सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि मैं मतलब 5S करता हूँ, और 7Q सिक्योर हो गया, और PPM के बारे में आप काफ़ी कुछ बता सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। और मीटिंग और ट्रेनिंग, मीटिंग और ट्रेनिंग अवॉइड कराते हैं, जिससे कि हम मतलब जैसे कि ऑपरेटर और सेक्टर को मतलब नई चीज़ें सीखने को मिले, जिससे कि हमारा टारगेट है और हमारी जो भी मतलब कंपनी की पॉलिसी है वो उसके समझ में आ जाए, जिससे कि वो अच्छा काम करे। और 5S के लिए ट्रेनिंग वगैरह, मीटिंग वगैरह, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद हम टेक्निकली बात करते हैं, टेक्निकली क्वेश्चन क्या क्या पुट हो सकते हैं हमारे क्वेश्चन। तो टेक्निकली हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि मेक CNC मशीन, CNC कौन सी मशीन, कौन सी कंपनी की CNC मशीन है आपके पास, और उसका कंट्रोलर नेम और सीरीज के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन सी मशीन का, देखो हाश मशीन भी होती है, हाश मशीन होती है, मकीनो की होती है, ब्रोदर्स की होती है, मजाक की होती है। तो ये सारी 4 मशीनें हैं, ठीक है। ये मशीनों का नेम ये हो सकती है। और जो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर सारे होते हैं, खासकर भी होता है मकीनो का, ब्रोदर का, मजाक का, फानुक और सीमेंस, ये सारे 6 के 6 ये कंट्रोलर नेम है। जो भी आप कंट्रोलर यूज़ कर रखे हैं, जो आपने कंट्रोलर मशीन यूज़ कर रखी है, मैं तो बेसिकली जो ये होते हैं उसके बारे में बताया है। आपकी कंपनी में आपने जिस कौन सी मेक CNC का चला रखा है और कौन सी कंट्रोलर पे आपने यूज़ कर रखा है, कौन सी सीरीज थी, तो आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि हमने CNC मशीन पे काम कर रखा है, कंट्रोलर उसका ये है, और सीरीज का OIM है, TD और OIM है, ठीक है। तो ये सीरीज होती है। तो आप मशीन पे देख सकते हो कौन सा कंट्रोलर लगा हुआ है, सीरीज कौन सी है और कौन सी कंपनी का वो बना हुआ है। तो आप उसके बारे में सही ढंग से पढ़ के जाना। और उसमें जो ट्रेवलिंग होती है, ट्रेवलिंग भी होती है इसमें, एक ट्रेवलिंग, ठीक है, कि एक्स एक्सिस की कितनी ट्रेवलिंग है, जेड वाई की कितनी है, जेड की कितनी है, ठीक है। अगर हम 3 एक्सिस की बात करते हो ट्रेनिंग मशीन में, VMC मशीन में, अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं एक्स जेड की कितनी ट्रेवलिंग है, ठीक है, तो हम उसके बारे में हम उसको बता सकते हैं। अगर VMC मशीन है तो उसकी टेबल की साइज पूछ सकते हैं, ठीक है। ट्रेवलिंग हो गया, और टेबल की साइज भी वो पूछ सकते हैं कि आपके टेबल की साइज कितनी है, ठीक है। तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपके टेबल की साइज कितनी है और आपने कौन कौन सी टेबल साइज पे आपने वर्क कर रखा है, ठीक है। तो हमें ये मशीन के बारे में ये ओनली ये पूछ सकते हैं हमारे से, ठीक है। उसके बारे में सेकंड क्वेश्चन वो हमारे से पुट कर सकते हैं G कोड और M कोड के बारे में। कुछ G कोड हमको दे सकते हैं, जैसे बेसिक कुछ मेन G कोड होते हैं। ड्रिलिंग साइकिल के लिए पूछ सकते हैं, G81 है, 83 के बारे में पूछ सकते हैं, G84 के टेपिंग साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं, वो G41, G42, G40 के बारे में पूछ सकते हैं, वो कटर कंपोजिशन, लेफ्ट राइट और कैंसिल के लिए पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। G97, G96 के बारे में पूछ सकते हैं, वो G99, G98 के बारे में, वो मैंने सारी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उनको देख सकते हो। तो
आपका जी कोड और एम कोड के बारे में वो पूछ सकते हैं, बेसिक नॉलेज कि आपने कौन कौन से जी कोड यूज़ कर रखे हैं, कौन कौन से एम कोड यूज़ कर रखे हैं। तो ये आप मेरी वीडियो में जाके आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसमें आप जी कोड एम कोड के बारे में देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारा इंसर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ग्रेड की और कौन कौन से इंसर्ट आप यूज़ करते थे। तो आप जैसे TNMG हो गया 160408, WNMG 160408, CCMT 060204, और आप ग्रेड के बारे में पूछ सकते हैं। वो सब इंसर्ट जिस बॉक्स में आती हैं उस बॉक्स के ऊपर इंसर्ट्स का नाम और ग्रेड उसमें शो हुआ रहते हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं कि हम कौन कौन सी किस ऑपरेशन पर कौन सी इंसर्ट्स यूज़ करते हैं। तो आप उसको बता सकते हैं कि हम इस ऑपरेशन में ये इंसर्ट यूज़ करते थे। जो भी आपसे पूछा जाए तो आप इंसर्ट्स के बारे में उसको बता सकते हैं कि हम इस ऑपरेशन में ये इंसर्ट यूज़ करते थे। तो बट आपको बताना पूरा ऊपर ये नहीं कि TNMG बता दिया उसको साइज का है ये वाला 160408, तो ये पूरा बताने की आपको उतनी लेंथ थी उसकी, उतनी हाइट थी। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इंसर्ट्स का। और टूल होल्डर का भी ऐसे ही सेम है, इसका भी स्पेसिफिकेशन होता है। ये भी टूल के ऊपर लिखा होता है PCLNL 2525M12, ठीक है। तो इसकी इन दोनों की इंसर्ट्स की और टूल होल्डर की मैं अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों स्पेसिफिकेशन है कि मतलब इंसर्ट की और टूल होल्डर की ये क्या क्या नाम होते हैं, फर्स्ट टी का क्या होता है, एन का क्या होता है, ये सब का अलग अलग नेम होते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर पे आप बात करते हैं GD&T। GD&T होते हैं ज्योमेट्री डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस, ठीक है। एक्सरसाइज में मैंने बताया है 10 ± 0.1। तो 10 ये है हमारी डायमेंशन, 0.1 है हमारा टॉलरेंस, ठीक है। तो इसमें हम टॉलरेंस 0.1 प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे 10 में से तो 9.9, और प्लस करेंगे 0.1 तो 10.1, मतलब 9.9 से लेके 10.1 तक हम उसका साइज बनाएंगे तो वो हमारे टॉलरेंस के अंदर होगा, ठीक है। तो जो ड्राइंग में सब कुछ ये शो होते हैं, ये कि इतने साइज से इतने ये टॉलरेंस होगी, डायमेंशन होगी, ठीक है। इतने से इतने साइज तक हम बना सकते हैं, वो हमारा ऑप्टिक कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब GD&T में वो आपसे सिंबल्स के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि सिंबल्स किस किस टाइप के होते हैं। जैसे सिलेंड्रिसिटी के बारे में पूछ सकते हैं, सर्कुलरिटी के बारे में पूछ सकते हैं, फ्लैटनेस के बारे में पूछ सकते हैं, और पैरेललिज्म के बारे में पूछ सकते हैं, सिमेट्रिसिटी के बारे में पूछ सकते हैं, रनआउट के बारे में पूछ सकते हैं, और कंसेंट्रिसिटी के बारे में पूछ सकते हैं कि इन सिंबल्स का क्या क्या यूज़ है। आपको बोल देगा कि सिलेंड्रिसिटी का सिंबल बनाओ तो आप ये उसको सिंबल बना के दोगे, उसके बारे में पूछ भी देगा कि ये कहाँ पर यूज है और कैसे कैसे हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे दूसरी वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद आता है आपका टूल ऑफसेट। टूल ऑफसेट्स के बारे में अब आपसे चर्चा कर सकते हैं। वियर ऑफसेट हम कहाँ यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री कहाँ पर यूज़ करते हैं, और वर्क ऑफसेट हम कहाँ पर किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। वियर ऑफसेट जो होते हैं वो हम जब सेटिंग कंप्लीट, देखो सेटिंग के दौरान हम ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज़ करते हैं। सेटिंग कि हमें जब सेटिंग को स्टार्ट करते हैं, सेटिंग के दौरान हम ज्योमेट्री ऑफसेट डालते हैं एक्स वाई एक्स जेड का, ठीक है। एक्स जेड का हम ज्योमेट्री ऑफसेट में ऑफसेट डालेंगे। उसके बाद हम जब सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम वियर ऑफसेट में उसको साइज को कम ज़्यादा करने के लिए, जैसे इंसर्ट वियर हो जाती हैं तो उस कंडीशन में हम वियर में ऑफसेट डाल के हम उसको साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उस टाइम हम वियर ऑफसेट यूज़ करते हैं। और किसी कारणवश हमें सारे टूल्स में हमें ऑफसेट देना है तब हम वर्क ऑफसेट का यूज़ करते हैं कि हमें सारे टूल्स को जेड में प्लस करना है, माइनस करना है, एक्स में प्लस करना है, माइनस करना है, तो हम वर्क ऑफसेट का उस कंडीशन में यूज़ करते हैं कि हमें सारे ऑफसेट को प्लस माइनस करना है।
तो तब हम वर्क ऑफसेट का यूज करते हैं। तो हमारे टोटल तीन ऑफसेट होते हैं। तो 6 नंबर का हो गया हमारा प्रोग्राम कॉपी पेस्ट। प्रोग्राम को हम कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, इसका मैंने आपको अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप मेरी वीडियो में जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख के हम प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर भी कुछ बता सकता हूँ। जैसे प्रोग्राम को हमें कॉपी पेस्ट करना है, तो प्रोग्राम को हमें, जिस भी प्रोग्राम को हमें कॉपी करना है, तो आप उसको कॉपी करके, कॉपी का ऑप्शन आता है, तो हम जैसे उसको कॉपी करेंगे, तो जहाँ पर जिस भी प्रोग्राम में हमें उसको डालना है, तो वहाँ पर हम उसको पेस्ट का ऑप्शन आता है, तो हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो वो आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक प्रोग्राम का एडिटिंग, प्रोग्राम एडिट के बारे में पूछ सकता है कि प्रोग्राम को एडिट या क्रिएट न्यू प्रोग्राम। ठीक है। क्रिएट न्यू प्रोग्राम को कैसे न्यू क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसमें क्रिएट न्यू प्रोग्राम। ठीक है। प्रोग्राम को एडिट कैसे करेंगे, प्रोग्राम को एडिट, ओनली एडिट की हमारी ऑन होनी चाहिए, और एडिट बटन हमारा प्रेस होना चाहिए, और क्रिएट में भी सेम ही है, क्रिएट में भी हमारी एडिट की ऑन होनी चाहिए, तब हम जाके हम उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो है, वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वीडियो। 7 नंबर का हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो चर्चा कर सकते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, हाइट गेज हो गया, उसका आप लिस्ट काउंट वगैरह पूछ सकते हैं। वो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स का क्या है, माइक्रोमीटर का, हाइट गेज का, मैनुअल वर्नियर कैलिपर्स का कितना लिस्ट काउंट होता है, और माइक्रोमीटर का पूछ सकते हैं, डिजिटल का पूछ सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का डिजिटल कितना होता है, माइक्रोमीटर कितना होता है, और हाइट गेज का, तो उसके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके पार्ट्स का नाम पूछ सकते हैं वो। 8 नंबर पर आते हैं हमारा जॉब ओवल्टी। जॉब में जैसे ओवल्टी आ रही है या टेपर आ रही है, उसको आप प्रॉब्लम सोल्व कैसे करोगे, या आपकी चैप्टिंग आ रही है, तो आप उसको कैसे प्रॉब्लम सोल्व करोगे। तो ओवल्टी, टेपर और चैप्टिंग के केस में हम पहले क्या करेंगे, उसका हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह चेक करते हैं कि मतलब जैसे वो चक्का, उसका प्रेशर कितना, हाइड्रोलिक प्रेशर कितना है, या अगर हम बीएमसी मशीन की बात करते हैं, तो उसमें उसकी हाइड्रोलिक प्रेशर कितनी है, जिस पे टूल क्लैंप हो रखा है, तो उसकी हाइड्रोलिक प्रेशर आप चेक करोगे उसका। और टूल्स का देखेंगे, टूल ज़्यादा मैक्सिमम हाइट पे तो नहीं है, मतलब वो ज़्यादा लंबा है, तो उसकी वजह से भी चैप्टिंग, ओवल्टी और टेपर आने की संभावना है। तो आप उसमें उसके बारे में भी देखोगे कि उसमें टूल्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, या हमारी इंसर्ट लूज तो नहीं है, तो आप उसके बारे में देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम पूछ सकते हैं वो, क्या प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम में फेस करनी पड़ती हैं, और ये किस क्या प्रॉब्लम है, और उसको कैसे हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। 9 नंबर पर आएगा 5S एक्टिविटी। अब 5S एक्टिविटी पे आप क्या वर्क कर रहे हैं अपनी कंपनी में, और अपने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है 5S एक्टिविटी को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या मेंटेन कर रखा है। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ ऐसा कुछ बना रखा है, या उनको लड़कों को ट्रेनिंग दे रखी है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ, हमने लड़कों को ट्रेनिंग दे रखी है। आपको आपने एक गैंग भी बना रखा है, तो उसके बारे में आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि हमने ये चीज़ अपने 5S में लगा रखा है, या हमें कुछ 10-15 मिनट आपको दिए जाते हैं स्टार्टिंग में या एंड में, हम ऑपरेटर्स को देते हैं कि जिससे कि 5S एक्टिविटी बनी रहे। 5S के बारे में आप 5S उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि पहले एस का क्या मतलब है। जैसे पहले एस का सेरी का मतलब छांटना, सेकंड का मतलब सेईतोन का मतलब है सेट इन ऑर्डर, उसकी जगह निर्धारित करना। सेईसो का मतलब है क्लीनिंग,
3S का मतलब क्लीनिंग करना। 4S का मतलब है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जो हमारे जो टूल्स हैं या गेजेस वगैरह हैं या हमारे पार्ट्स हैं वो हमारे स्टैंडर्डाइज में होने चाहिए, कि अगर पार्ट 50 हैं तो एक रैक में 50 ही होने चाहिए, नहीं कि 51 या 49 हो, तो हमारे स्टैंडर्डाइज में होने चाहिए। और 5S का मतलब है उन सबको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर काम करना, कंटिन्यू बनाए रखना, या डिसिप्लिन हो गया हमारा, मतलब 4 जो भी हमने पढ़े हैं तो उसको मेंटेन बनाए रखना, तो उस पर 5S हो गया। ठीक है, ये पढ़ के जाना आपको। और 10 नंबर के हैं आपको डॉक्यूमेंट्स पे आपके जैसे TPM हो गया, OE हो गया, 7QC टूल्स हो गया, क्लियर शीट हो गया और आपकी चेक शीट हो गई। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पढ़ के जाना है, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, OE हो गया, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, 7QC टूल्स में आते हैं, चेक शीट भी आती है, हिस्टोग्राम भी होता है, पैरेटो चार्ट्स भी आते हैं, तो 7 आते हैं ऐसे। क्लियर शीट का भी हो गया, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन और टाइटिंग, मतलब तुम्हारे बोल्ट वगैरह चेक वगैरह या टेबल्स वगैरह बिल्कुल टाइट है तो उसके बारे में हम, टूल्स वगैरह पिक्चर वगैरह बिल्कुल एक तरीके से टाइट वगैरह हैं। और चेक शीट का जो भी हम डेली बेसिस पे हम चेक शीट यूज़ करते हैं, मशीन पे चेक शीट होते हैं तो हम उसको मेंटेन बनाए रखते हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और 11 नंबर का आता है सैलरी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो आपको कोई भी सैलरी की कोई मांग नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, आपको कोई उसमें मांग नहीं करनी है कि मतलब मुझे इतनी सैलरी चाहिए। जो भी कंपनी का बजट होगा, कंपनी को उसी हिसाब से आपको सैलरी दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अपने आपको 20 मांग रहे हैं आप, पर कंपनी का बजट 25 है, आपको 25 देना चाह रही है बट आप 20 मांग रहे हो, वो गलत हो जाएगा ना। या आप 20 मांग रहे हो और कंपनी का बजट 15 है, तो वो कंपनी आपको रखेगी नहीं। आपने सब कुछ पास हो गया बट आप 20 मांग रहे हो, कंपनी का बजट 15 है, तो वो नहीं करेगा ना, वो सेलेक्ट नहीं करेगा आपको। तो इसलिए आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। कंपनी का जो बजट है, अगर आप इन 10 टॉपिक्स पे आप खरे उतरते हैं तो आपको जो भी मतलब कंपनी का बजट होगा उसके हिसाब से आपको सैलरी जरूर मिलेगी। तो आपको कोई सैलरी एक्सपेक्टेशन करनी नहीं, क्योंकि जो सैलरी एक्सपेक्टेशन करते हैं उतना कभी नहीं मिलती। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन, आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझको कमेंट करके बताओ, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करो, जिससे कि आपको नई नई वीडियो सही टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।